बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे दोनों भाई बहनों की बहस में सफ़िया थोड़ा क्रोध में आ जाती है, इसलिए मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। यानी जो दोनों की जिद है कि नमक ले जाना है, नमक नहीं ले जा सकते, उसमें उसका भाई अब लास्ट में चुप हो जाता है। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। सारी पैकिंग रात को कर लेना उसने निश्चित किया, क्योंकि दिन में सुबह लोगों से मिलना जुलना होगा, समय नहीं मिल पाएगा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। यानी सारा सामान जो अब तक बिखरा हुआ था, 15 दिन का समय बीत चुका है, सब कुछ समेट करके रख दिया गया बिस्तर बंद और सूटकेस में। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। ये कीनू है, एक फल होता है, संतरे जैसा दिखता है, रूप रंग में देखने में लगभग संतरे जैसा होता है, लेकिन स्वाद में थोड़ा अंतर होता है। संतरे में थोड़ा सा खटास खट्टापन होता है, कीनू में मिठास होता है। तो ये यहाँ बता भी दिया है इन्होंने, संतरा और माल्टा को मिला करके पैदा किया गया है। तो किसी दोस्त ने दिया था इनको तोहफे के तौर पे, उसको ले जाना था, तो एक चीज़ ये बाहर रह गई है। दूसरा वह नमक की पुड़िया, जिसको लेकर के अभी बहस चल रही थी कि कैसे ले जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। यानी अभी जो भाई से बहस चल रही थी, बड़े गुस्से में थी, क्रोध में थी, आंसू भी बहने लगे थे, वो सब अब समाप्त हो चुका है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। वही जैसा पहले मैं बता रहा था कि उसका भाई व्यवहारिक तौर पे बात कर रहा है नमक जैसी गैरकानूनी चीज़ को ले जाने के संदर्भ में, और सफ़िया दिल से बात कर रही थी, भावनाओं से बात कर रही थी। अब वो भी थोड़ी स्थिति को समझ रही है और वो भी भावनाओं से उबर रही है, निकल रही है, और धीरे धीरे वो व्यवहारिक तौर पे सोचना शुरू कर रही है। इसलिए लिखा, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, यानी व्यवहारिकता में आ रही है। देखिए सोच क्या रही, करिए नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे। अच्छा, अब अलग अलग उपाय सोच रही, कैसे कैसे ले जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला है, अच्छा अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। तो ये एक प्रश्न, एक विचार आया उसके मन में, तो उसका जवाब है, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। फिर सोच रहे आगे, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। यानी सिख बीबी से इसने जो वायदा किया है वहाँ से लाहौरी नमक लाएंगे, तो वही कह रहे कि फिर उस वायदे का क्या होगा अगर कस्टम वाले रख लेंगे और हम छोड़ देंगे तो। करे कि हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद मुसलमानों का एक प्रकार होता है सैयद, और उनकी विशेषता होती है कि वे अपने वादे से मुकरते नहीं हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते हैं। इसलिए करे कि हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने से क्या मायने। यानी सैयद होते हुए अगर हम अपनी कही गई बात को, दिए गए वायदे को न पूरा करें तो फिर सैयद कौन से हुए। जान देकर भी वादा पूरा करना होगा। अब प्रश्न वही खड़ा है, मगर कैसे। फिर करें, अच्छा अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में वह भला कैसे इसे देखेगा। और अगर देख भी लिया, और अगर जो देख लिया तो जी नहीं। फलों की टोकरियाँ तो आते वक्त भी किसी को नहीं देखी जा रही थी। इधर के केले, उधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो उसने सोचा कि इन कीनुओं के नीचे रख करके ले जाना ज़्यादा उचित रहेगा, इसलिए ऐसा एक विचार उसके मन में आ रहा है। तो सफ़िया ने निश्चित किया कि
किनुओं की टोकरी में नीचे ले रख करके ले जाएंगे, क्योंकि उसने आते समय देखा था कि लोग भारत से केले पाकिस्तान ले जा रहे थे, इधर से किनु भारत ले जा रहे थे, और उन फलों की टोकरियों की जांच नहीं हो रही है। तो उसने सोचा कि हम भी ऐसे ही किनु की टोकरी में ले जाएंगे। तो उसने किनु कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। यानी नीचे नमक की पुड़िया रख दिया होगा, ऊपर टोकरी। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। तो ये एक लगाव है, भावनात्मक जो लगाव है कि नमक उसे ले जाना है। नमक जो किसी की जन्मभूमि के प्रति लगाव का प्रतीक है, उसके प्रति इतना भावनात्मक लगाव कि जैसे हम किसी अपने सगे संबंधी जो मर चुका हो उसको कब्र में उतार रहे हैं, इस तरीके से वो देख रही है। कुछ देर उकड़ो बैठे हुए पुड़िया को ताकती रही, यानी देखते रही। फिर उन कहानियों की याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। क्या कहानी थी कि जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और दैवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। यानी अपने शरीर के किसी हिस्से में चीर करके वो हीरा छुपा लेता था और तमाम परेशानियों, समस्याओं से पार पाता हुआ आगे चला जाता था। वही सोच रहे कि ऐसी कोई तरकीब इस समय भी अगर होती तो हम नमक को छुपा कर के ले जाते। इसमें यही दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सफ़िया किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, कैसे भी नमक को सरहद के उस पार ले जाने की जुगत में है। इसलिए पछता रही कि इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती और उस पार ले जाती। उसने एक आह भरी यानी लेकिन वो मजबूर है कि ऐसा कोई उपाय इस ज़माने में, इस समय में नहीं है कि वह दिल में चीर करके, शरीर में चीर करके नमक को छुपा ले। दिखाने का मतलब यही है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वो नमक को ले जाना चाह रही है। फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में भरने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। यानी चारों तरफ से किनु भर लिया टोकरी में। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। दोहर यानी चद्दर ओढ़ करके सो गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे, यानी जिस रात वो सो रही है। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। वातावरण का जिक्र है। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त यानी पेड़ सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था, यानी हरी भरी पत्तियां लहरा रही थी खिड़की के सामने। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। तो ये प्राकृतिक वातावरण का जिक्र किया लेखिका ने और ये बताने का प्रयास कर रही कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। वही लिख रही कि यह पाकिस्तान था। कैसा पाकिस्तान? यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ वो लोग नहीं आ सकते? ऐसा उन छोटे छोटे बच्चियों ने पूछा होगा। कह रहे हैं कि इन सब के और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। यानी घूम फिर करके कस्टम पे बात आके टिक रही है। इसलिए कस्टम पे टिक रही है क्योंकि इनके पास जो सामान है उस सामान को भारत ले जाने में सबसे बड़ी बाधा कस्टम है। यानी जो नमक है पूरे दिलो दिमाग पर इनके छाया हुआ है, इसलिए नमक से संबंधित कस्टम भी इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। इसलिए सब कुछ
सोच रही हैं, सब कुछ हो रहा है, प्राकृतिक दृश्य का जिक्र हो रहा है, लेकिन घूम फिर कर के बात कहाँ आ रही है? कस्टम पे, जहाँ पे नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला होता है, यानी खिड़की होती है, विंडो बना होता है। और ये नोकदार लोहे की छड़ें ये भी दरअसल प्रतीकात्मक तरीके से लिखी गई हैं कि ये चुभने वाली चीज़ है, यानी जो एक दूसरे को बांटने वाली चीज़ है, एक दूसरे को दुख देने वाली चीज़ है, क्योंकि सफ़िया कस्टम की वजह से ही नमक को ले जाने में सफ़िया को परेशानी हो रही है। फिर आगे बात बढ़ रही है, कलवा लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता है कि कभी ना आ सके। ये सब सोच रही थी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, यानी नींद आने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यह हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो ये किसने कहा था? अगर हम लोग पीछे देखें तो ये सिख बीबी ने कहा था। ये जो दूधिया दुपट्टा झिलझिलाने वाली बात है वो किसकी है? वो सिख बीबी की है। यानी दिलो दिमाग पे सिख बीबी और उनका नमक छाया हुआ है सफ़िया के, तो ये बताने का मतलब है। आगे उसके सफ़िया के सपने में क्या क्या बातें आ रही हैं। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा। ये एक प्राकृतिक दृश्य है। उस हवा में रची हुई मौलश्री की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। यानी 2 लोग हैं जो आपस में अब बिछड़ने वाले हैं, उनकी बातचीत यहाँ दिखा रहे हैं। तो तुम कल चली जाओगी? उसमें से एक ने पूछा होगा, दूसरे ने कहा हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। ये एक हम कह सकते हैं कि ये अब तक का जो दृश्य है उसमें से एक अलग बात, एक झलक, एक छोटी सी रोशनी उभरी है। ये एक नया संदर्भ आया है बीच में, और ये 2 घनिष्ठ लोग हैं जो एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, उनके बीच की ये बातचीत है। अचानक उसकी आँख खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी को जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनू की लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो ये एक दृश्य हुआ जहाँ सफ़िया रात के वक्त सो रही है, उसके दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। अगला दिन आ चुका है जब उसको जाना है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था, दिल्ली मतलब दिल्ली। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था उसका भाई। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। तो उसके दिमाग में वो नमक की पुड़िया जमी हुई है।